हेलो एवरीवन। मैं एक बार फिर आप लोगों के पास मौजूद हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। जैसा कि आइसोमेरिज्म वाले सेगमेंट्स में हम लोगों ने किया हुआ था, जिसके टाइप्स, वो दो टाइप्स का आइसोमेरिज्म बेसिकली किया हुआ था। एक था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल के भी बहुत सारे पार्ट्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। स्टीरियो के दो पार्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। जो क्या क्या था? स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्पेस आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक था कन्फॉर्मेशनल, मैंने बोला था कि एक है, और एक है कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमेरिज्म। और कन्फिग्रेशनल के दो पार्ट, जो कि पहला पार्ट था ज्योमेट्रिकल एंड सेकेंड पार्ट इज ऑप्टिकल। ये दोनों हम कर चुके थे। अब इस पे एक रह गया था जिसका नाम था कन्फॉर्मेशनल। तो उसके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर है क्या ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नए लेक्चर को। एंजॉय कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहला चीज है कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो ये एक स्पेस आइसोमेरिज्म है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। और क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जैसा कि हम लोग डेफिनेशन जानते थे कि उसके अकॉर्डिंग होगा यहाँ पर कि इसकी कनेक्टिविटी तो सेम रहेगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा, बट जो ग्रुप्स है उसकी का स्पेशियल अरेंजमेंट अलग अलग रहेगा। ठीक है। तो बेसिकली कन्फ्यूग्रेशनल और कन्फॉर्मेशनल में क्या डिफरेंसेज है कि यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी रहता है, एंड ये सी डबल बॉन्ड सी के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है। वहां पर क्या होता था कि रोटेशन नहीं पॉसिबल होता था। ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें कि सी डबल बॉन्ड सी है, तो यहां पर नॉट रोटेशन इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल दी रोटेशन, है ना। रोटेशन नहीं पॉसिबल होता था। तो रोटेशन नहीं पॉसिबल रहने के कारण क्या है कि इसकी दो ही पॉसिबिलिटी होती थी। अगर ग्रुप अगर डिफर किया तो या तो सिस बनता था या ट्रांस बनता था, या ई एंड जेड हम लोग डिस्कस करते थे। तो बेसिकली अगर हम स्पेस आइसोमेरिज्म के कन्फ्यूग्रेशनल पार्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा कि रोटेशन नहीं पॉसिबल होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दो ही, अगर ये सपोज ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ऐसा नहीं कि आप क्या करो कि इसका रोटेट करके ये ए आ जाए यहाँ, और ये बी यहाँ आ जाए, और ए यहाँ आ जाए, और सी यहाँ, और बी यहाँ। मतलब ये रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक। या रिंग के केस में अगर देखते हैं तो रिंग में भी क्या होगा, अगर मान लो ये CH3 है, यहाँ H है, ये H है, ये CH3 है, तो इस केस में भी रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट इंटर कन्वर्टेबल, नॉट इंटर कन्वर्टेबल। अगर देखें रिंग का केस, तो रिंग में भी क्या होगा कि ये H और CH3, और यहाँ H और CH3, ये पॉसिबल नहीं होता। ये चीज हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। बट इन कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स या इन कन्फॉर्मर्स अगर हम देखें तो कन्फॉर्मर्स में क्या होगा कि ये रोटेशन इज पॉसिबल, CH2 Cl, CH2 Cl, ये रोटेशन इज पॉसिबल, है ना। ये रोटेशन इज पॉसिबल, दैट्स व्हाई इट कैन फॉर्म दिस। ठीक, ये हो गया। तो अगर हम डिफाइंड करें कन्फॉर्मर्स का तो क्या होगा, कन्फॉर्मर्स आर, कन्फॉर्मर्स आर क्या क्या हुआ, पहला पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज स्पेस आइसोमर्स, आइसोमर्स। ठीक है। दूसरा है
कि सेम हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कॉमा सेम कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी सेम स्ट्रक्चर्स, है ना। ये सारी चीजें इसके सेम होंगे, लेकिन डिफरेंट क्या होंगे? डिफरेंट स्पेशियल आइसो, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप, है ना। ये था, ठीक है। अब हम देखते हैं जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स या कन्फॉर्मर्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो जैसे C1 है गोज टू C2, अगर हम देखें CH2 Cl, CH2 Cl अगर हम देख रहे थे, तो ये रोटेट किया, इसका रोटेशन पॉसिबल है, यहां से रोटेशन पॉसिबल है, यानी ये इक्विलिब्रियम बनेगा। इधर क्या बन जाएगा? CH2Cl और CH2Cl, मतलब ये डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है। अगर सपोज इसको हम C1 बोले और इसको C2 बोले, तो C1 C2 इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब इस इक्विलिब्रियम में कंटेंट किसका ज्यादा होगा, वो डिपेंड किस बात पर करेगा कि जो कन्फॉर्मर्स है, दीज टू आर कन्फॉर्मर्स, उसकी स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो क्या है कि ज्यादा कंटेंट में रहेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंटेंट, ब्रियम कंटेंट is directly proportional to stability of conformers, stability of conformers, है ना। ये चीज हम लोगों को देखना चाहिए। एक चीज और कि ये डबल सिंगल बॉन्ड है, C सिंगल बॉन्ड C, इट इज सेल्फ इंटर कन्वर्टेबल है, इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, ये अगर सेल्फ इंटर कन्वर्टेबल है, जिसके इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज कि रोटेशन अबाउट, रोटेशन अबाउट, इसका मतलब क्या हो गया कि रोटेशन अबाउट C सिंगल बॉन्ड C हैज द एनर्जी बैरियर, बैरियर विच इज वेरी क्या है? लेस है, एनर्जी बैरियर विच इज वेरी लेस, बैरियर विच इज वेरी लेस, बहुत कम है। जिसके कारण क्या है? ये इंटर कन्वर्टेबल है ना। अगर इतना कम रहने के कारण क्या होगा? अगर इसकी एनर्जी बैरियर कम है, तो विच इज अवेलेबल एट, विच इज, विच एनर्जी कैन बी obtained at available room temperature, available room temperature, है ना। इसकी एनर्जी बैरियर इतनी कम है कि जो रूम टेम्परेचर पर होगा। इसीलिए अगर हम देखें तो अगर नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स की बात करते हैं तो कितना हो सकता है? ये खुद कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर मान लो कि जैसे C है, C है, ये Cl है, Cl है, ये H2 है, H2 है, अगर इसके बीच का रोटेशन अगर 0.005 डिग्री से भी अगर ये रोटेट कर गया, तो स्पेशियल अरेंजमेंट दोनों का क्या करेगा? चेंज करेगा। सो ऐसा ध्यान में रखोगे क्या? मतलब बहुत सारे एंगल्स पॉसिबल हो सकते हैं जिससे अगर ये चेंज करता है,
तो इसमें क्या होगा, अगर ये चेंज करता है, जिसके कारण क्या होगा कि इसके स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हुआ, जिसके कारण स्टीरियो आइसोमर्स होगा। सो अगर हम पॉसिबल नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स की बात करते हैं तो कितना हो सकता है, इन्फिनिटी। सो नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल कन्फॉर्मर्स की बात करें, कन्फॉर्मर्स इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, है ना, इन्फिनिटी होगा नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स में से। लेकिन बट द नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स विच एग्जिस्ट जो है, एग्जिस्ट आर फ्यू, क्योंकि बिकॉज दे आर स्टेबल, कुछ ही ऐसा आइसोमर है जो कि क्या होगा, स्टेबल होगा, कुछ ही ऐसा कन्फॉर्मर है जो कि स्टेबल होगा। तो जैसे कि इसको देखने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते थे जिसका नाम है न्यूमैन, क्योंकि इसमें अगर हमें ये देखना है कि पार्ट जो आपका कनेक्टिविटी ग्रुप का है वो रोटेशन किस तरह से कर रहा है या रोटेशन क्या है, तो उसके लिए वी सी द एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर्मूला जिसको हम लोग कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, है ना, बहुत बार ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, है ना। अब ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है क्या एक्चुअली, देखो सबसे पहले इसमें हम दो कार्बन का देखेंगे, क्योंकि कन्फॉर्मर्स की अगर हम सिचुएशन देखें तो दो कार्बन अगर कनेक्टेड है कम से कम, तभी हम इसके बीच का रोटेशन को एसेस करते हैं और हम कन्फॉर्मर्स के बारे में फाइंड आउट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो दो कार्बन की कनेक्टिविटीज को हम इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला चीज कि अगर ये दो कार्बन है, ये दो कार्बन है, तो पहले वाले कार्बन को अगर हम 1 कह दें और दूसरे वाले कार्बन को 2 कह दें और यहां से हम व्यू करते हैं, सपोज यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको व्यू कर रहे हैं, तो यही व्यू का मैं फ्रंट व्यूज बता रहा हूं कि क्या हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहला एक सर्कल बना लेना चाहिए, ये सर्कल, और ये 1 है, C1 है, और इसके जस्ट पीछे क्या होता है, C2 है ना, C2 है। अब ये C1 है अगर और इसके जस्ट पीछे C2 है, तो इस कार्बन में अगर ये C सिंगल बॉन्ड C है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को ही इसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। इसका मतलब है कि इसमें जो कनेक्टिविटी है वो कितना है, 3, देयर आर 3 कनेक्टिविटीज एट C1। एट द सेम टाइम अगर हम C2 की बात करते हैं तो उसमें भी कितनी कनेक्टिविटी होगी, 3 ही होगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक और एक और एक, तो ये हम दो तरह का लाइन हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया, एक कंटिन्यूअस लाइन और एक ब्रोकन लाइन। तो जो कंटिन्यूअस लाइन था वो फ्रंट कार्बन मतलब C1 की कनेक्टिविटी को दिखाएगा, और जो ब्रोकन लाइन था वो किसकी कनेक्टिविटी को दिखाता है, C2 की कनेक्टिविटी को। और ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम देखें, जैसे इथेन की बात कर लेते हैं, CH कर लेते हैं, इसको इसको HB कर लेते हैं, इसको HC। अब ABC देने का मतलब है कि वी वांट टू रिकॉग्नाइज कि कौन सा H किस कार्बन से कनेक्टेड है, और ये हमारा है HB, ये है HE, और ये क्या है, HF है ना। तो सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, देन इसके साथ 3 लाइन कनेक्ट करो, 1 लाइन कर दिया, ये 2 लाइन, और ये क्या कर लिया, 3 लाइन कर लिया, है ना। रिकॉग्नाइज करने के लिए मैं दूसरे कलर रेड कलर को ऑप्ट कर रहा हूं यहाँ। तो ये हमारा पीछे है एक लाइन, ये दूसरा लाइन, और ये हमारा
तीसरा लाइन, थर्ड लाइन, है ना। और अगर हम ये फ्रंट, ये है हमारा, ये फ्रंट है व्यू, तो इसकी जो कनेक्टिविटी होगी वो क्या है, इसका एच ए है, ये एच है, ये एच बी, ये एच सी, और इसकी जो कनेक्टिविटी होगी वो क्या है, एच डी, एच ई और एच एफ है। ये हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। गॉट इट? आई थिंक आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो ये था हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब हम देखते हैं इसमें कुछ टर्म्स यूज होगा, जैसे एक टर्म्स होता है डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल, एक्चुअली ये जो एंगल है ये एक 3 डायमेंशनल एंगल है। इट इज 3 डायमेंशनल एंगल, which is between the two plane, between the two planes। ये एक ऐसा डाइहेड्रल एंगल जो कि दो प्लेन के बीच में है, रहता है, उसको कहते हैं डाइहेड्रल एंगल। जैसे अगर हम देखें, अगर ये सी है, इसी कार्बन की अगर बात, इसी कंपाउंड जो पीछे हम लोगों ने लिखा हुआ था, अगर इसकी ही बात करते हैं तो देखा जाए कि इसमें डाइहेड्रल एंगल कैसे होगा। तो ये एक देखो, यहां से यहां तक एक एंगल है ना, ये एक एंगल हो सकता है। दूसरा एंगल ये हो सकता है। तीसरा एंगल क्या हो सकता है, ये हो सकता है। बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, दीज आर द डाइहेड्रल एंगल। तो अगर हम देखें, ये C1 है और इसके जस्ट पीछे क्या था, C2 था। ये C1 है और ये C2 था। तो अगर हम देखें कि H1 HC, C1, C2 और HE के बीच का कितना एंगल है, तो कितना एंगल है, ये 60 डिग्री एंगल है। तो दिस इज 60 डिग्री। और ये क्या था, दो प्लेन, एक अपर प्लेन एक लोअर प्लेन, दोनों प्लेन के बीच का एंगल है, 3 डायमेंशनल एंगल है, तो इट इज 60 डिग्री। दिस इज डाइहेड्रल एंगल। ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम देखें कि ये क्या था, एच डी, एच ई और एच एफ था। तो अगर हम देखें एच एफ C1, C2 एंड एच बी के बीच का एंगल अगर किसी ने पूछा तो ये भी कितना है, 60 है। एट द सेम टाइम इफ वी सी द एंगल, डाइहेड्रल एंगल किसके किसके बीच का, एच डी, C1, C2 एंड एच एफ का बीच का देखते हैं। अब जो एंगल हम देखना चाह रहे हैं वो ये वाला एंगल है। तो देखो कंप्लीट रोटेशन 360 का, तो ये इसका 1/3 है। तो इसका मतलब एंगल इज कितना है एंगल, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे कितना एंगल है, 120। क्योंकि 3 पार्ट्स में अगर कन्वर्ट करेंगे, दिस इज द डाइहेड्रल एंगल। तो डाइहेड्रल एंगल क्या होगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला से हम लोग इजीली देख सकते हैं। अगर देखा जाए इस तरह से तो हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं, इथेन का केस लेते हैं, केस ऑफ इथेन, केस ऑफ इथेन। इथेन के केस में अगर हम देखें तो इथेन के केस में दो ही तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अगर हम मतलब स्टैंडर्ड के केस में, वैसे तो इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड में हम लोग दो तरह का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, जिसके थ्रू हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि इसके कन्फॉर्मर्स, स्टेबल कन्फॉर्मर्स कौन कौन सा है। मतलब दो तरह के कन्फॉर्मर्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, आई मीन टू से, जैसे ये है, दूसरा है ऐसा, ऐसा और ऐसा, है ना। अगर हम इस कलर को हटा ले, दूसरे कलर में इसमें देख लेते हैं तो क्या क्या हो सकता है।
एक ये है, एक ये एंगल, एक ये है, यहां से देखा जाए तो ये है, ये है, और ये है ना। ठीक, एक मिनट, ये तो सिमिलर टाइप का, अगर हम देखें तो एक ये होगा यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये एच है, ए, एच बी, एच सी, ये एच डी, एच ई और एच एफ हो गया है ना। यहाँ पर ये एच ए और एच एफ है, एच एफ है, बी है, एच ई है, ये क्या है, एच डी है, और एच सी है, ई एफ, ये सी है, ये सी है, और ये क्या है, क्योंकि डी, ई और एफ मैंने नीचे लिया हुआ था, एबीसी ऊपर वाले कार्बन का लिया था, C1 का। तो इस पे दो तरह का ही फॉर्म लिखते हैं। ये कौन सा फॉर्म है, इस फॉर्म को कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, इसको कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, और इसको कौन सा फॉर्म कहते हैं, इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड फॉर्म, है ना। तो ये दो तरह का फॉर्म है। अगर हम इसमें देखें तो डायहेड्रल एंगल कितना है किसके बीच का, जैसे एच सी, C1, C2 और HF के बीच का जो डाइहेड्रल एंगल है, डाइहेड्रल एंगल, वो है 60 डिग्री। और इसी में अगर हम देखते हैं कि C1, C1, C2 और HD के बीच का डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल तो कितना है, इसके बीच का डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री। तो 0 डिग्री है तो ये ओवरलैप है, तो इसको कहते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म, और इसको कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म इज लेस स्टेबल। अगर हम स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो ये इक्लिप्स्ड फॉर्म इज ग्रेटर देन, लेस देन स्टैगर्ड फॉर्म, क्योंकि ये स्टैटिक हिंड्रेंस और एंगल स्ट्रेन के कारण में ये होता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे डिस्कस करेंगे। होप कि अभी तक आपको ये लाइक आपने किया होगा, अभी तक आपको पसंद आया होगा। तो आज मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि ब्यूटेन का क्या क्या और फॉर्म हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, उस पर में देखेंगे। फिर एनर्जी डायग्राम देखेंगे कि इसके और इसके बीच का एनर्जी बैरियर क्या है। अगर फिर ब्यूटेन के केस में एक और फॉर्म इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको गॉचे फॉर्म कहते हैं या स्क्यू फॉर्म कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे, उसका एनर्जी बैरियर क्या है। उसके बाद फिर स्ट्रेन, बेयर्स स्ट्रेन के बारे में देखेंगे, साइकिल एंड बोट फॉर्म देखेंगे। बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो आप कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। बाय बाय।